Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our ऐसी classes of English language. Today our topic is board practice set. आज हम क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और हम हर असाइनमेंट का सॉल्यूशन सीरीज़ में देंगे। तो आज हमने बोर्ड प्रैक्टिस सेट 1 लिया है। इसमें हमने ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लेने की कोशिश की है और सभी तरह के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और स्पेशली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाए और मल्टीपल चॉइस अगर आपको आती हैं तो आप उन्हें अच्छे से ऑप्ट कर सकें और उनको सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए थोड़ा ईजी है, इसमें भी थोड़ा हमने ट्विस्ट रखने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक रूप समझते हैं। सबसे पहले आपका सेड वाला पार्ट आता है, आप कॉमा लगाते हैं अंदर का। जैसे ही कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन करके आप पहला लेटर लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं और उसके बाद जो भी आपका मार्क आता है वो लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके बाद कॉमाज बंद कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर वाला ये पार्ट पीछे आता है तो आप क्या करते हैं, कॉमास से शुरू करते हैं और फिर फुल स्टॉप अगर कहीं आ जाए कॉमास के अंदर तो आप वहाँ कॉमा लगाते हैं और फिर आप यहाँ पर सैड वाला पार्ट लिखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आया है क्योंकि सैड हमें कहाँ पर मिला, सैड हमें बाद में मिला। तो हम क्या करेंगे कि बिगिनिंग से ही हम कॉमास लगाना शुरू कर देंगे। तो ये हमने कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमाज लगाए। इन्वर्टेड कॉमाज जब आप लगाते हैं तो इस तरह से नहीं करते, एक ठोस फुल स्टॉप आप लेते हैं और उसको बहुत ही लाइट इस तरह से आप ऊपर उसको ट्विस्ट कर देते हैं। तो पहला लेटर कैपिटल बनेगा, सिस्टर, योर फ्रेंड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिस्टर, एक हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस करना मीन्स आवाज़ देना, और जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो एड्रेस करने में आपने यहाँ पर कॉमा लगाना होता है। सिस्टर यानी पहले आपने आवाज़ दी, सिस्टर योर फ्रेंड हैज़ कम। अब वंस सैड टू मी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फुल स्टॉप आएगा, यहाँ कॉमास क्लोज हो जाएंगे। और अभी हमने यहाँ पर बताया था कि जब ये पहले आता है तो फुल स्टॉप की जगह आप कॉमा लगाते हैं तो ये कॉमा आएगा। कॉमा लगाने में आपको 2 बात ध्यान रखनी है। पहले कि ये जो बाद के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होने हैं ये इस कॉमा से पीछे हटकर होना चाहिए। इट मीन्स इसका स्पेस अलग, इसका स्पेस अलग, ये ठीक इसके ऊपर नहीं होने चाहिए, आपको साइड में लेने होते हैं। इसके बाद आप लिखते हैं कैपिटल वी क्योंकि नाम है वंश सैड टू मी। तो इस तरह से आपका ये पूरा हुआ वन सैड टू मी। अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस दूसरे क्वेश्चन में आई विल नीदर ड्रिंक दैट नॉर एनीथिंग एल्स सैड प्रोस्पेरिना। तो अब हमें यहाँ पर जज करना है कि नेम कौन सा हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सैड आया तो ऑफ कोर्स प्रोस्पेरिना नेम हुआ, और जब ये नेम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बात है वो पहले शुरू हुई, इट मीन्स सैड बाद में आया। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, हमने पहले जो है कॉमाज शुरू किया, इन्वर्टेड कॉमाज या कोटेशन मार्क हमने पहले लगा लिया और उसके बाद सॉल्यूशन शुरू किया। सॉल्यूशन क्या है, आई विल नीदर ड्रिंक, आई विल नीदर ड्रिंक दैट। अब यहाँ पर ये पूरा एक पार्ट हो गया क्योंकि नोर के बाद दूसरा पार्ट शुरू हुआ है तो यहाँ कॉमा लगेगा, आई विल नीदर ड्रिंक दैट, और फिर नोर के बाद दूसरा पार्ट है, आप कहेंगे नोर एनीथिंग, नोर एनीथिंग एल्स। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका सैड। तो सैड आने का मतलब है कि ये सारा जो है आपका असर्टिव, असर्टिव मीन्स बिना क्वेश्चन और बिना एक्सक्लेमेशन का चल रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर कॉमा लगाया और इस कॉमा के पीछे कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए और यहाँ पर आपने सैड लगाया। सैड के बाद प्रोस्पेरिना, प्रोस्पेरिना नाम है,
तो आप पी कैपिटल बनाएंगे। आपने प्रोस्पेरिना लिखा। अब प्रोस्पेरिना लिखने के बाद प्रोस्पेरिना का अब यहाँ पर एक रूल आप समझ लीजिए कि आपने बिगिनिंग में कुछ बोला, ये सारा बोला, कॉमा लगा करके आपने पूरा किया, यहाँ पर सेड वाला पार्ट आ गया। अब सेड के बाद बचा हुआ आपने फिर बोला, फिर आपने पूरा किया, अंदर फुल स्टॉप आ गया। तो इसमें आधा था और इसमें इसी वंश स्पीकर के लिए आगे पार्ट करेंगे तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ जो है आप इस वाले सेंटेंस के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोस्पेरिना के बाद कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे नॉर, और यहाँ पर हमने जैसे दोबारा से शुरू किया है, सेड का एक पहले हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद हमने दोबारा शुरू किया। तो ये मेथड आप यहाँ पर फिर शुरू करेंगे, कॉमास क्लोज हुआ और नॉर के बाद ये सारा आपने कॉपी करना है। ये नॉर का एन स्मॉल रहेगा क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग यहाँ से हुई है, ये सेंटेंस अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है इसलिए एन स्मॉल रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर विल आई टेस्ट अ मोर्सल ऑफ फूड इवन इफ, यानी आपको सारा एज इट इज उतार देना है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी प्रॉपर नाउन नहीं है। यू कीप मी फॉर एवर इन योर प्लेस। अब यहाँ पर फुल स्टॉप और यहाँ पर बाहर की तरफ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ और ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और अगर इस सॉल्यूशन में कहीं कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको समझना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं प्रेपोजिशन के लिए। अब प्रेपोजिशन हमें कई तरह से फिल करनी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऑन प्रेपोजिशन को लेकर के बात करते हैं, अगर हम सरफेस की बात करें और सरफेस पर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वहाँ पर ऑन लगाते हैं। जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर स्पीड में आए तो आप अपॉन लगाते हैं, और जब बिना टच करे उस चीज़ को पार कर जाए तो आप ओवर लगाते हैं। तो ये हुआ प्रेपोजिशन यूज़ करने का एक पार्ट। लेकिन प्रेपोजिशन यूज़ करने का जो दूसरा तरीका है वो कुछ फिक्स वर्ड्स को लेकर है जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर जब आप प्रेपोजिशन याद करेंगे तो आपको याद करना होगा कि जब भी आपको वर्ड मेक आ जाए और मेक के बाद अगर कोई भी चीज़ आपको विजिबली दिख रही है, जैसे कि हमने कहा कि माई टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यानी टेबल में वुड नज़र आ रही है, तो आप क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं। और जब कोई चीज़ बनी हुई जिस भी मटेरियल से है वो उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, मेड ऑफ नहीं लगाते बल्कि मेड फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड से आपके रिंग बनी है तो रिंग में गोल्ड दिख रहा होगा इसलिए आपने ऑफ लगाया। लेकिन अगर दूध से चाय बनी है तो चाय में दूध अलग एक पार्ट नहीं दिख रहा है, उस पूरे कॉम्बिनेशन को चाय कहते हैं जिसमें कई तरह की चीज़ें मिली हुई हैं, तो वहाँ पर फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड की वजह से, बिकॉज गोल्ड विजिबल है, आपने ऑफ लगाया। अब यहाँ पर आया द सोल्जर्स फोर्ट करेज, तो फोर्ट के साथ आपको लर्न करना है कि हमेशा विद आएगा, फोर्ट विद करेज, फोर्ट विद करेज। तो ये आपको 3 वर्ड्स लर्न कर लेने हैं। ही इज़ गुड मैथमेटिक्स, जब आपकी खूबी बताई जाती है तो आपकी खूबी बताने में एट यूज़ किया जाता है, इन यूज़ नहीं किया जाता। आमतौर से जब आपको ऑप्शंस आते हैं कि एट आया, इन आया, अबाउट आया, तो आप उस ऑप्शन को ज़्यादा जल्दी चूज़ करते हो जो कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। ट्रांसलेशन की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हर बार ट्रांसलेशन आपके शब्दों के अर्थ के अनुसार नहीं होती,
कहीं पर कुछ ऐसे फिक्स रूल्स होते हैं जहां पर इंग्लिश अपनी ही तरह से यूज़ की जाती है, उसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गुड किसी भी ह्यूमन बीइंग की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर आपने एट लगाना होता है। अगले क्वेश्चन में शी वॉज चार्ज मर्डर, तो यहाँ पर चार्ज्ड वर्ड आया। अगर चार्ज्ड वर्ब है तो आपने विद लगाना है, और अगर जो चार्ज है, जैसे चार्ज के बाद ऑफ आया तो प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है, जनरली वर्ब आता है, तो यहाँ पर नाउन आने पर आप ऑफ लगाते हैं, लेकिन अगर ये वर्ब है तो आप विद लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पैसिव वॉइस है, तो इसमें चार्ज्ड वर्ब हुआ, तो वर्ब चार्ज होने पर आप विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। प्लीज़ लुक द मैटर, तो लुक के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशंस आते हैं, लुक एट भी आता है, लुक आफ्टर भी आता है, लुक फॉर भी आता है, तो ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं। तो इसके लिए हमें फ्रेजल वर्ब्स भी लर्न करनी होंगी। लेकिन यहाँ पर इन शॉर्ट हम आपको बता दें कि जब हम किसी मामले की छानबीन के सेंस में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर लुक इनटू लगाना होता है। तो ये पर्टिकुलर आपके प्रीपोजिशन हुई, और प्रीपोजिशन के बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर हैं, और इन सारी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो ये हमने बोर्ड प्रैक्टिस सेट 1 के सेकंड क्वेश्चन को पूरा किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप की डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर चुनी है। यहाँ पर है गुड बाय और यहाँ पर है फ्रेंड्स। जब किसी भी एक्सप्रेशन को देने के बाद कॉमा के बाद कोई फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, नेम कोई आता है तो इसका मतलब हुआ कि ये लोग लिसनर हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, आई सेड टू देम फ्रेंड्स, तो ये जो देम हैं ये देम ही फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए, इस तरह के वर्ड को यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक रूल यूज़ करते हैं। आप लिखते हैं एड्रेसिंग, एड्रेसिंग के बाद आप लिखते हैं लिसनर, लिसनर के बाद एज, एज के बाद जो भी कहकर आपने पुकारा, पुकारे गए शब्द यानी एड्रेस किए गए शब्द, और इसके बाद फिर आप लिखते हैं द स्पीकर। स्पीकर मतलब जैसे कि आई जो बात कर रहा है और उसके बाद जो भी आपका सेड या आस्क्ड वगैरह होता है या विज्ड होता है आप उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस बना, सॉल्यूशन वो बना, क्या बना, तो आप लिखेंगे एड्रेसिंग, एड्रेसिंग लिसनर कौन है, देम, तो आपने लिखा एड्रेसिंग देम एज, चूंकि हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए ये फ्रेंड्स माई हुए, तो एज माई फ्रेंड्स। अब क्या आया, स्पीकर, स्पीकर कौन है, आई, कॉमा लगाने के बाद आप कहेंगे, अब ये गुड बाय है तो गुड बाय के लिए आप सेड तो लगाएंगे नहीं, आप कहेंगे आई बेड गुड बाय, गुड बाय। अगर ये जाते समय की विश है तो आप बेड लिखते हैं, और आते समय की विश है तो आप यहाँ पर विश्ड लिखते हैं, आई विश अ गुड मॉर्निंग। लेकिन जब कोई जा रहा है तो आप यहाँ पर बेड वर्ड का यूज़ करते हैं, चाहे वे गुड नाइट ही क्यों न हो। तो ये आपका जो सेंटेंस है सॉल्यूशन में आ गया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ देम नहीं दे रखा है तो आपका ये जो लिसनर है इसको माना जाएगा और आपका सॉल्यूशन बनेगा आई बेड माई फ्रेंड्स, आई बेड माई फ्रेंड्स गुड बाय। हाई स्कूल लेवल पर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये 10+2 लेवल पर आता है यानी 12th लेवल पर, लेकिन अगर हम इसे सीख लें तो कोई बुराई नहीं है। सो फार एज योर MCQs आर कंसर्न यू विल गो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह का सॉल्यूशन आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, आप इसे सही करेंगे, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, और अगर ये नहीं है तो फिर आपका ये आंसर भी सही होगा।
इसके बाद है आई सेड टू द टीचर सर प्लीज एक्सप्लेन द स्टेंजा। तो जब यहाँ पर सर या मैडम सेंटेंस के बिगिनिंग में या एंड में कॉमास के अंदर आ जाए तो आप जो सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में या अफर्मेटिव या आपका इंटरोगेटिव जो भी ये हो के अकॉर्डिंग हम सेड को बदलते हैं। हमारा ये कॉमास के अंदर का पार्ट इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव में प्लीज आया तो आपने रिक्वेस्टेड कर दिया, आई रिक्वेस्टेड द टीचर। अब ये सर आया, सर की जगह रेस्पेक्टफुली, इसको मैं रेड कलर से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। द टीचर रेस्पेक्टफुली, या आप इसे कह सकते हैं विद रेस्पेक्ट। अगर विद लगाएंगे तो ly नहीं लगेगा, विद रेस्पेक्ट। अब यहाँ पर प्लीज की जगह पर ये टू, यहाँ पर रिक्वेस्टेड आ गया है। अब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप टू से ऐड करेंगे और टू से ऐड करने में क्या करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे आएगी। टू एक्सप्लेन दिस का दैट हो जाना है और आपका हो जाएगा स्टेंजा। तो ये आपने पूरा किया। यहाँ पर सर की जगह पर नंबर 1 ये आ गया, प्लीज की जगह पर आपका रिक्वेस्टेड आ गया और जो आप दैट लगाते थे उसकी जगह पर आपका इन कॉमास की जगह पर क्या आ गया, टू आ गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्लास 10 का, इसी तरह से क्लास 12 के बोर्ड के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है और आप एक एक सेट करके अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बियर इन माइंड कि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड से रिलेटेड हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपने पैसिव वॉइस देखने के लिए सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना होता है। वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट पहचाना और सब्जेक्ट पहचाना। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और आपने बनाया, क्या बनाया, हिम को आप एवरीबॉडी की जगह ही बना कर लाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें एस और एस लगता है, उसमें इज आर एम में से कोई सा एक लाए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने बना लिया। नोज की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, नोज की थर्ड फॉर्म आएगी नोन, ही इज नोन। और ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपकी वर्ब नो यहाँ पर होती है तो आप बाय का यूज नहीं करते हैं, टू करते हैं, टू एवरीबॉडी, टू एवरीबॉडी। तो इस तरह से आपने इसको यूज कर लेना है। जब भी आपकी वर्ब नो आती है तो पैसिव वॉइस में आप बाय की जगह टू लगाते हैं। जब भी आपकी वर्ब सेटिस्फाइड आती है तो सेटिस्फाइड की जगह आप विद लगाते हैं। जब भी आपका वैक्स वर्ड आता है और किसी मैटर को लेकर इरिटेशन है तो मैटर के केस में आप एट लगाते हैं और पर्सन के साथ आप विद लगाते हैं। तो ये इससे रिलेटेड कुछ जानकारी थी जिसको आप नोट कर लेंगे। हु हेल्प मी इन एवरी वे, अब ये क्वेश्चन है और उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो हु की जगह पर आप बाय हुम करते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये मी तो वर्ब से पहले आना है और जब अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ेंगे। आपने मी का जो नॉमिनेटिव केस यानी आई बनाना है, यहाँ पर क्या लग रहा है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म वाले में आपने वॉज लगाना पड़ेगा, बाय हुम वॉज आई, और यहाँ पर वर्ब है हेल्प्ड। बचा हुआ सारा पार्ट इन एवरी वे, तो अब देखिए जो हमारा हु है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाय के साथ सेंटेंस के लास्ट में लगता है, लेकिन चूंकि ये आपका क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसको पहले लगाना पड़ा, सब्जेक्ट होने की वजह से बाय लगाना पड़ा। तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो ऑफ कोर्स पहले आएगी। पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट होने पर वॉज लगाते हैं, तो वो सब्जेक्ट से पहले आ गया।
मी आपका ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट उठकर वर्ब से पहले आता है, वो यहाँ पर आ गया, और बाकी थर्ड फॉर्म लगाकर आपने सारा उतार देना है। पैसिव वॉइस से रिलेटेड डिटेल्ड सारी वीडियोस हर रूल के ऊपर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से इनकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दिया जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5 में 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस में इसका सिंटैक्स करना है, इसको स्ट्रक्चर में डालना है। तो क्वेश्चन है रीऑर्डर द वर्ड, सो रीऑर्डर द वर्ड्स सो एज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। तो इसमें सबसे पहले आपको वर्ब चुननी है। वर्ब आई आपकी क्राइड, तो वर्ब हमेशा बीच में आती है, सब्जेक्ट पहले आता है। तो अब यहाँ पर क्राई करने वाला कौन है? सेलर। सेलर मतलब बेचने वाला। सेलर की विशेषता क्या है? ग्रीडी, क्योंकि विशेषता किसी भी नाउन से पहले आती है और द उससे पहले लगता है। तो क्या हो गया? द ग्रीडी सेलर क्राइड। अब क्राइड के बाद जब भी करते हुए का सेंस आता है, जैसे कि पतंग उड़ाते हुए, देखते हुए, पछतावा करते हुए, तो द ग्रीडी सेलर क्राइड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिग्रेटिंग। अब यहाँ पर जो रिग्रेटिंग है ये बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला है न्यू कमर्स के लिए, कि यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब तो दे नहीं रखा। तो आप क्राइड के बाद रिग्रेटिंग, तो क्राइड के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हिज लॉस। तो जो लालची विक्रेता है, जो सेलर है, वह रोने लगा, शोर मचाने लगा, पछतावा करते हुए अपने लॉस का। तो ये हुआ आपका यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ए के लिए। अब देखते हैं हमारा बी का आंसर क्या होगा। ये बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी सारी स्टडी करने के बाद हमें एक की पॉइंट देखना है। उस की पॉइंट में हमें देखना है कि कहाँ से हम किसको जोड़ सकते हैं। तो हमें एक की पॉइंट मिला एंड। तो एंड का मतलब है कि कोई दो एक जैसी चीज जुड़ने वाली हैं। भाई या तो आपकी दो वर्ब्स आएंगी, ठीक है, या दो एडजेक्टिव्स आएंगे, दो सब्जेक्ट आएंगे, दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमें एंड मिला, तो हमने सर्च करना है कि दो क्या है। तो हमें पता चला एक वर्ब 1 मिली, एक वर्ब 2 मिली। अब वर्ब 1 मिली तो इसका ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है, वर्ब 2 का ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट हमें मिला यू। तो और यू सब्जेक्ट लिखने के बाद जब हम वर्ब लिखते हैं बिकम, तो बिकम से पहले उसका क्या आएगा? बिकम से पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा कैन। तो क्या हो गया? यू कैन बिकम। अब बिकम का ऑब्जेक्ट क्या है? अ पायलट। अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट हो सकती है कि वर्ब 1 ये है, वर्ब 2 ये है, हम फ्लाई पहले लिखें या बिकम पहले लिखें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई फ्लाई करने के बाद नहीं, बल्कि पायलट बनने के बाद जब हम ट्रेनिंग ले लेंगे तब हम एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं। तो फैक्ट ये है कि आपने बिकम पहले लिया, बिकम का ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से पहले उसका आर्टिकल ले लिया। अब यहाँ पर आपने लगाया एंड, और दूसरी वर्ब आपने ले ली फ्लाई। फ्लाई, और फ्लाई के बाद आपने लिखा एन एरोप्लेन। तो आंसर हो गया यू कैन बिकम अ पायलट एंड फ्लाई एन एरोप्लेन। आप देखकर वर्ड्स गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपका अभी यहाँ पर आंसर में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आपके 9 वर्ड्स पूरे हुए, तो ये आंसर आपका सही आ गया है। इसके बाद हम आते हैं स्पेलिंग पूरा करने में। तो वैक्यूम की जो स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है, चूंकि हमें याद है इसलिए हमने एकदम आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पर बच्चे डबल सी करते हैं, ये डबल सी नहीं होता बल्कि डबल यू। अब यहाँ डबल यू का मतलब डब्ल्यू नहीं है, VACUUM होता है। ये स्पेशली आपको याद रखना है। इसी तरह ग्रामर में GRAM फिर M के बाद A आता है। यहाँ पर बच्चों से गलती E लगाने की होती है, तो आप याद रख सकते हैं RAM, और फिर इसको पलट कर स्पेलिंग MAR आती है, तो ये आपको याद रह सकता है। हमें 12th कहने की आदत है, ये गलत है। तो आप यहाँ पर L लगाने के साथ
यहाँ पर F लगाएंगे। राइट प्रोनाउंसिएशन इज 12th, F हल्का सा बोला जाता है। अब यहाँ पर आया URAGE, तो COURAGE, करेज, तो ये आपकी राइट स्पेलिंग हुई। डिफिकल्ट स्पेलिंग्स के अंदर ये 3 स्पेलिंग्स आती हैं, एक्चुअली डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। तो इस तरह से बोर्ड प्रैक्टिस सेट का जो ये सीरीज है जारी रहेगा। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और जिस तरह के क्वेश्चंस आपको लगता है कि समझने हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें आप लिखते रहिए, उनसे कंसर्न वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी इस सीरीज के अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन में। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।